हेलो फ्रेंड्स। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल जो हमने सेव करनी होती है। वन इज़ फाइनेंशियल कैपिटल एंड द अदर वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोशनल कैपिटल। सब फाइनेंशियल कैपिटल की बात करते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है उसके लिए सबके पास अपने अपने प्रोसेस है। बट इमोशनल कैपिटल को भी सेव करना है, इसके बारे में ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। एंड आई गेस दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल लॉस अगर हो जाए, आप किसी वजह से फिर भी शायद उसको रिकवर कर सकते हैं, आप फिर भी शायद किसी वजह से और कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। बट अगर आपका इमोशनल लॉस हो जाता है, आप इमोशनली आप स्टेबल नहीं रहते हो, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है, तो हो सकता है कि आप इतने फियरफुल हो जाओ कि आप दोबारा ट्रेड ही ना कर पाओ या काफ़ी टाइम तक आप ट्रेड ना कर पाओ। तो आज हम बात करेंगे कि व्हेन वी लूज दिस इमोशनल कैपिटल, वाई वी लूज दिस एंड वॉट टू डू टू सेव दिस कैपिटल। तो ये तीनों बात बारे में हम आज बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम हमेशा ही, हमारा फोकस पता नहीं क्यों हमेशा फाइनेंशियल कैपिटल पे ही रहता है। हम देखते हैं इतना लॉस हो गया, इतनी कैपिटल बची है, अब हमें ऐसे ट्रेड करना है। बट अगर उससे पहले हम इमोशनल पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारे ट्रेड्स ओवरऑल बहुत अच्छे हो जाएंगे, आगे से बहुत हमारे ट्रेड्स और इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड हमारी उस वजह से फाइनेंशियल कैपिटल भी बचेगी एंड इमोशनल कैपिटल भी बचेगी। अब इमोशनल कैपिटल हम इसलिए लूज़ करते हैं बिकॉज उसकी रीजंस क्या है। देखो, सबसे पहला है कि जब मार्केट ट्रेंडिंग ही नहीं है तब हम फिर भी ट्राई करते रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहे, कुछ ना कुछ हम ट्रेड तब भी करते रहे जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तब भी। एंड जब हमारे ब्रेकआउट्स आते हैं, वो फॉल हो जाते हैं, दोबारा हमारा कोई ब्रेकआउट स्टिक नहीं कर रहा है, जैसे कोई ब्रेकआउट आया वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया एंड आपने एंट्री लिया था, हो सकता है वहीं से वो रिवर्स हो जाए, उस टाइम पे भी हम अपनी इमोशनल कैपिटल को लूज़ करते हैं। एंड जब हमारे मोस्टली काफ़ी सारे ट्रेड्स हमारे ख़राब जा रहे हो, उस टाइम पे भी आके हम बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता करना क्या है। एंड हम जब देखते हैं कि यार हम रोज़ एफर्ट कर रहे हैं, रोज़ हम ट्रेड्स कर रहे हैं, बट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल डाउन जा रही है लगातार, कुछ भी हम कर रहे हैं हम लॉस ही कर रहे हैं। अगर एक दो दिन हम थोड़ा सा एक मिनिमम प्रॉफिट कर लेते हैं, हम फोर्थ डे फिफ्थ डे इतना बड़ा लॉस कर लेते हैं कि ओवरऑल नेट में हम पूरे वीक के लिए लॉस में आ जाते हैं। तो इन सब रीजंस के अंदर हम अपनी इमोशनल कैपिटल को है गवाते रहते हैं, इमोशनल कैपिटल अपनी लूज़ करते रहते हैं। अब हम ये लूज़ क्यों करते हैं? हम इमोशनल कैपिटल लूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज हम भूल जाते हैं कि मार्केट रैंडम है। वी फॉरगेट दैट मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। हम अपने प्रोसेस पे फोकस नहीं करते, हम सारा टाइम बस अपने जो P&L है उसी पे हमारा सारा फोकस रहता है कि यार आज कितना प्रॉफिट हो गया, आज कितना लॉस हो गया। हम प्रोसेस पे फोकस ही नहीं करते, इसलिए हम अपनी इमोशनल कैपिटल को लूज़ करते रहते हैं। अनदर पॉइंट इज़ कि हम बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि कहीं पे कोई होली ग्रेल है कि वो स्ट्रेटजी हमें एक बारी मिल जाए, जो हो सकता है कि किसी आपको लगता है कि आपके फ्रेंड के पास है या किसी सोशल मीडिया फ्रेंड्स के पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसके बाद कभी भी लॉस ही नहीं होगा। एंड आप उस चक्कर में एनालिसिस करते रहते हो, या फिर हो सकता है आप उस चक्कर में बहुत सारे इंडिकेटर्स ट्राई कर रहे हो, या फिर आपने अपने चार्ट पे बहुत सारे इंडिकेटर्स अप्लाई कर दिए कि आपको चाहिए कि यार कुछ ना कुछ तो वर्क करे अच्छे से। तो आप उस टाइम पे एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हो एंड ये ओवर एनालिसिस के चक्कर में आपकी ट्रेडिंग बहुत ख़राब हो जाती है। अनदर रीज़न इज़ कि आप जब भी ट्रेड लेते हो उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जब आप एक ट्रेड ले रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द 1000 ट्रेड्स जो आपने हो सकता है अपनी लाइफ टाइम में लेने हो। तो हर एक ट्रेड में इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है, हर एक ट्रेड से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। हमें लगता है कि कभी हमें कोई स्टॉक मिलता है, बहुत अच्छे लेवल पे मिल गया है, बहुत अच्छा सेटअप लग रहा है कि अब यहाँ से तो ये बहुत अच्छा चल जाएगा, मुझे बिल्कुल सही टाइम पे मेरे स्कैनर में आ गए, अब इसको मैं एक अच्छी पोजीशन साइज़ में लेके बैठ जाता हूँ। बट फिर भी उसका वहाँ से गिरना के चांसेस 50% है ही है। 50% है कि वहाँ से वो चलना शुरू हो जाएगा जैसे आपने सोचा था, या फिर चांस है कि वो वहीं से गिर जाएगा। तो आपने अगर इतना ज़्यादा एक एक ट्रेड से एक्सपेक्टेशंस रख ली एंड वो आपके फेवर में नहीं हुआ, तो आप इमोशनल कैपिटल को अपनी लूज़ करते ही रहोगे बहुत स्पीड से। तो ये एक और पॉइंट है कि आपको जो है अपना प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, नॉट ऑन द सिस्टम।
अगर आपने अपनी इमोशनल कैपिटल बचानी है तो। एंड एक और पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कि हम कभी भी चेकलिस्ट नहीं बनाते। आप देखते हो चेकलिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ज़रूरी काम है वर्ल्ड के, जैसे कि अगर आप एक फ़्लाइट आप फ्लाई कर रहे हो, आप एयरप्लेन फ्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप देखते हो पायलट्स चाहे जितने मर्जी एक्सपीरियंसड हो, उसके बाद भी एक प्रॉपर चेकलिस्ट है जो फॉलो करते हैं। एटीसी जो उनके टावर जो उनको कम्युनिकेशन करती है, उनके पास भी चेकलिस्ट होती है कि कैसे कैसे अगर एक फ़्लाइट यहाँ से डाइवर्ट करनी है तो दूसरे फ्लाइट को कैसे मैनेज करना है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम है उसके लिए चेकलिस्ट बनाते हो, बिकॉज आप उस टाइम पे चेकलिस्ट के साथ क्या कर रहे हो कि आप एक प्रोसेस को रिटर्न फॉर्मेट में अपने सामने रख रहे हो, और वहाँ पे आपको ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेने, आपने बस एज अ रोबोट अपने उस चेकलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आप ट्रेडिंग भी इतनी ज़रूरी है, ट्रेडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर हम चेकलिस्ट क्यों नहीं बनाते। आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। सपोज़ अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ऐसे ले सकते हो कि मेरी चेकलिस्ट है कि अगर जब तक कोई स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता तब तक मैंने उसको टच नहीं करना। या फिर आपको हो सकता है कि अगर कोई स्टॉक की मार्केट कैप 500 करोड़ के नीचे है, उसको मैंने टच नहीं करना। कभी कभी आप ये सोच सकते हो कि अगर किसी स्टॉक के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की 50% नहीं है तो उसमें मैं एंटर नहीं करूँगा। या फिर अगर किसी स्टॉक में बहुत सारी रिटेलर्स की शेयर होल्डिंग की सारा है, उसमें एक्चुअल प्रमोटर की, म्यूचुअल फंड्स की, डीआई की है ही नहीं शेयर होल्डिंग, उसमें मैं एंटर नहीं करूँगा। एंड उसके बाद अगर आपने कोई स्विंग ट्रेड लेना है तो आप देख सकते हो कि यार अगर कोई स्टॉक अपनी 20 ईएमए के भी नीचे चल रहा है तो उसको मैं तब तक स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर नहीं करूँगा। या फिर अगर कोई स्टॉक 52 वीक हाई पे चल रहा है, उसी को मैं कंसिडर करूँगा फॉर स्विंग ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए। तो ये एग्जांपल है कि आप कैसे कैसे एक अपनी चेकलिस्ट को बना सकते हो आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, आपके ट्रेडिंग के, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग ये चेकलिस्ट डिफरेंट हो सकती है। देन लास्ट पर आता है कि व्हाट टू डू टू सेव दिस कैपिटल। अब जब भी आपकी एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही है या फिर अगर आपकी एक प्रॉफिट स्ट्रीक भी चल रही है, दोनों टाइम पे ब्रेक लेना ज़रूरी है। आप लिटरली उस टाइम पे मार्केट्स को क्लोज करके, आप हो सकता है तो अगर वेकेशन पे जाओ, अगर आप ट्रेडिंग ही करते हो, अगर आपकी कोई और जॉब या कुछ और नहीं है, लिटरली मार्केट को क्लोज करके, चाहे हो सकता है कि आप 3-4 डेज़ का ब्रेक ही लो, ज़रूरी नहीं है कि आपने 15 डेज़ के ब्रेक भी जाना है, 2-3 डेज़ का ब्रेक भी लो, बट एटलीस्ट मार्केट से डिस्कनेक्ट हो जाओ उस टाइम। उस टाइम पे मार्केट को आपने देखना ही नहीं है, प्राइस कहाँ पे चल रहा है, इंडेक्स कहाँ पे, आपने कुछ नहीं देखना है, लिटरली आपने डिस्कनेक्ट होना है। बीच बीच में ऐसे 2-3 दिन के लिए डिस्कनेक्ट होना मार्केट से बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आपकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है उस टाइम पे आपको बहुत ईगरनेस है कि मैंने किसी भी तरह रिवेंज करना है, मैंने किसी भी तरह अब अपने लूजिंग स्ट्रीक को रोकना है एंड मैंने दोबारा से प्रॉफिट में आना है। जब आपकी प्रॉफिट स्ट्रीक चल रही है उस टाइम पे आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है आप में कि आप सोचते हो कि अब जो मेरे प्रॉफिट्स आ रहे हैं इसको तो मैं मल्टी फोल्ड करके, मैग्नीफाई करके अब जाऊँगा। तो दोनों केसेस में हमारा काफ़ी लॉस हो जाता है। एंड अगेन फाइनेंशियल लॉस तो होता ही होता है, बट हमारा इमोशनल लॉस बहुत बड़ा हो जाता है एंड उसके बाद हम दोबारा से ट्रेड कर ही नहीं पाते। अगेन अनदर पॉइंट इज़ कि आपने चेकलिस्ट के साथ ही ट्रेड करना है, तभी आपकी इमोशनल कैपिटल बचेगी। ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था, बट ये आप लिटरली एक रूल बना लो, आज ही अपनी चेकलिस्ट बनाओ कि मैं ये चेकलिस्ट में यूज़ करूँगा। एंड हो सकता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी चेकलिस्ट के ब्रीफ 3-4 पॉइंट्स भी मेंशन करो कि आप कौन से चेकलिस्ट में अपने क्या क्या पॉइंट्स आप रखते हो कोई भी ट्रेड लेने से पहले, उससे बाकी सबको भी हेल्प होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एक जर्नल के साथ ही ट्रेड करना है। आपने जब एक जर्नल के साथ ट्रेड करते हो उसमें ठीक है आप बेसिक पॉइंट्स लिख देते हो कि यार मेरी एंट्री कब हुई थी, मैंने कौन सा स्टॉक लिया है, कितने प्राइस पे लिया है, कितनी क्वांटिटी है, अब मेरा स्टॉप लॉस कितना है, एंड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस इतना है तो मुझे मैक्सिमम एक ट्रेड में कितना लॉस हो सकता है। एंड ये सब तो आप ठीक है जर्नल में लिखते हो। जर्नल में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने मेंशन करना है कि मेरी एंट्री रीज़न क्या था एंड मेरा एग्जिट रीज़न क्या था। जब आप अपनी एंट्री रीज़न एंड एग्जिट रीज़न लिखोगे तो काफ़ी बारी आप नोटिस करोगे कि आपकी एंट्री तो ठीक होएगी, बट ज़्यादातर हमारा एग्जिट कोई रीज़न के बिना हो जाता है। हमारा क्यों निकलना है, हमने एक सोचा होता है कि हम यहाँ इस स्टॉक को इस पॉइंट पे निकलेंगे, बट हम मार्केट की मूवमेंट को देख के, वॉलेटिलिटी देख के या फिर न्यूज़ देख के पैनिक होकर ज़्यादातर
उस लेवल से बहुत पहले ही निकल जाते हैं। तो जब आप ये करोगे फिर आप अपने जर्नल के अंदर ये पॉइंट लिखोगे कि मैंने एग्जिट क्यों किया है। आप जब 2-3 बार ये लिखोगे कि यार मैंने एग्जिट करा है बट कोई रीज़न ही नहीं था, तो जब आपने अगली बारी दोबारा ट्रेड से एग्जिट करने लगे होगे विदाउट एनी रीज़न, वो करते टाइम या आपको सबकॉन्शियसली आपको हिट करेगा कि यार नहीं, मैंने एग्जिट तो मैं करने लगा हूँ, पर लिटरली फिर जब मैं इवनिंग में अपने जर्नल में मेंशन करूँगा कि मेरा एग्जिट का रीज़न क्या था, तो एक्चुअल में रीज़न तो कोई है ही नहीं है। तो अपने आप धीरे धीरे विद टाइम आपकी एग्जिट्स भी ठीक होने स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी, आप इमोशनल कैपिटल जो बार बार लूज़ करते रहते थे वो इतना लूज़ नहीं करोगे एंड अपने प्रोसेस पे ही फोकस करोगे। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आप प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी चेकलिस्ट के पॉइंट्स ज़रूर नीचे कमेंट्स में मेंशन करो। आई विल ऑल्सो सी ईच एंड एवरी पॉइंट, मैं आपके रिप्लाइज भी करूँगा एंड उससे सबको बेनिफिट होगा। बाकी सारे भी जो ट्रेड कर रहे हैं, जो बाकी सारे लर्निंग प्रोसेस के अंदर है, वो सारे आपकी चेकलिस्ट देखेंगे। हो सकता है कि उनकी चेकलिस्ट आपके लिए बेनिफिशियल हो या किसी और की चेकलिस्ट में आप कोई बहुत अच्छे 2-3 पॉइंट्स ले सकते हो, उसको फिर आप ट्राई आउट करोगे। तो ये एक्सरसाइज को प्लीज़ करो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.